ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एक्चुअली में, चैप्टर 6 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग तो चैप्टर 6 ही है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर है 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चेक करना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है चेक करना कि कोई गिवन फंक्शन किसी गिवन पॉइंट या किसी गिवन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस पूरे चैप्टर में टोटल एलिमेंट्स की बुक में 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2, 6.3। ये तीनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो एनसीईआरटी से ये 2 एक्सरसाइज में कवर हो जाती हैं। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है वो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर उसने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के रूल्स सब डाल दिया। इस पूरे चैप्टर में 10 एक्सरसाइज है, मिसलेनियस अलग है। तो एनसीईआरटी की जो 5.1 एक्सरसाइज है वो कॉन्टिन्यूटी पर है, और जो 5.2 एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएबिलिटी पर है, और 5.3 से आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो डिफरेंशिएशन है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो हम चैप्टर 7 करेंगे एलिमेंट्स की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन में रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है कि कैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हो। जबकि यहाँ हम सीख रहे हैं कि उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी तो हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव थोड़ा निकलेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज़ दैट कंडीशन कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कॉन्टिन्यूटी कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो वी कांट टॉक अबाउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये भी जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, यानी बहुत सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होंगे पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। पर कन्वर्स में क्या बनेगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। तो इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इट कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल। तो 6.1, 2, 3 ये 3 एक्सरसाइज में हम बात करेंगे फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। अब कहाँ पर बात करेंगे इन एक्सरसाइजेस के अंदर, हम यहाँ बात करेंगे कि एट अ पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर बात करेंगे, एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड किसी पॉइंट पर बात करेंगे, एट अ पॉइंट कुछ भी से x इक्वल टू a b, कुछ भी किसी पॉइंट पर बात करेंगे। दूसरा ऑन इंटरवल बात करेंगे, इंटरवल पर बात करेंगे। अब इंटरवल 4 टाइप के हैं जो हमें पता ही हैं ऑलरेडी, a, b ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अच्छा, ऐसे भी लिख देते हैं, अगर ओपन लिखना है तो आप ओपन को ऐसे भी दिखा सकते हो, उल्टे वाला ब्रैकेट बनाकर। ऐसे ओपन के लिए दोनों साइन यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये 4 टाइप के इंटरवल पर हम बात करेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल है। लेकिन इंटरवल से पहले हम क्या बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। दोनों की अपनी एक डेफिनेशन है। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लिए आपको लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए, तो लिमिट्स का आइडिया आपको 11th क्लास में ही हो जाता है। तो मैं कुछ समरी लिखवा रहा हूँ, पहले हम उस समरी को पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग, डेफिनेशन सब पढ़ेंगे। तो समरी बता रहा हूँ मैं तुम्हें 11th क्लास की, जो तुम्हें आनी चाहिए। वो क्लास क्या समरी आनी चाहिए, देखो ये तो पता ही है कि LIM का मतलब क्या होता है, लिमिट, और x ये साइन किस चीज़ का होता है, टेंड्स टू का, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, एक ही बात है, जो मर्जी वर्ड यूज़ करो, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू का साइन होता है। तो x टेंड्स टू a लिखा मैंने, और यहाँ क्या है मेरे पास, एक fx मतलब फंक्शन। तो फंक्शन fx में when x approaches to a then the limit of function is say equal to L, then this मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो ये मैथमेटिकल सिंबल्स और एक्सप्रेशन में मैंने टेंड्स टू लिमिट इक्वल टू L fx यूज़ किया है, इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। अभी डेफिनेशन लिमिट की BSc के अंदर आती है, 11th में कुछ नहीं होता, बट इंटरप्रिटेशन अगर आप कर पा रहे हो तो वो बहुत सही है।
इस इंटरप्रिटेशन अगर इसको हम इंटरप्रेट करें तो क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है एफ एक्स टेंड्स और अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और इम्प्लाइज बाय भी लिख दिया मैंने, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। इसका मतलब क्या है कि अगर x a पर अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच करें तो इसी सिचुएशन को, इसी बात को ऐसे लिखा जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू l। अब हम यहाँ पर इस बात को, ये अलग मैटर है कि जब x a होगा तो f ऑफ a की वैल्यू इक्वल टू l होगी या l नहीं होगी, ये अलग पॉइंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि फंक्शन x की वैल्यू a लेने पर आंसर दे दे l, तो लिमिट भी सेम आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई। कई बार हो सकता है कि फंक्शन l ना दे, डिफरेंट आ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो f ऑफ a है वो डिफाइन ही ना करे, क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड आ जाए। या कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 0 की पावर 0। ये सारी कौन सी फॉर्म है, और टेंडिंग 1 रेज पावर इन्फिनिटी, ये जितनी भी फॉर्म्स लिखवाई हैं मैंने ये सब 11th क्लास में पढ़ते थे। दैट इज, इनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, इनको फॉर्म्स को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 3 फॉर्म एक कैटेगरी की हैं, और पावर वाली फॉर्म्स 4 हैं, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। टेंडिंग 1 की पावर इन्फिनिटी, टेंडिंग 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी हैं जो डिटरमाइंड फॉर्म्स हैं, इनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये डिटरमाइंड है। अब कई बार फंक्शन ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म लेता है या नॉट डिफाइंड होता है, या एल आयोटा भी आ सकता है फंक्शन के अंदर, या एल जो है निकलता ही नहीं है, या एल आ जाता है, सेम वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, तो अब एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकती है, और लिमिट क्या है वो भी कुछ भी हो सकती है। तो अब हमें इन दोनों में एक इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम बात कर पाएंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। फिलहाल तो 11th क्लास के बेस पर ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद अब लिमिट्स के कुछ रूल्स, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते थे, जैसे लिमिट x + 2 है, x टेंड्स टू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। क्या करते थे, x की जो टेंडिंग वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते थे फंक्शन में। अगर आंसर फाइनाइट आता है, रियल आता है, यूनिक आता है, तो आपका वही आंसर हो जाता है। अगर आंसर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म लेता है जो अभी लिखवाई थी, तो हम लिमिट को सॉल्व करते थे, याद हो तो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते थे x की जो टेंडिंग वैल्यू है, और हमारा आंसर आता था। इस आंसर का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स + 2 है, इस आंसर का मतलब ये है कि जब f में ये जो x है ये 2 को अप्रोच करे, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, 4 को। फंक्शन की वैल्यू 4 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, वो अलग फैक्ट है। इस केस में जैसे अगर मैंने दिखाया, तो इस केस में एफ एक्स एक्स + 2 है, तो रियलिटी देखी जाए तो f2 का आंसर 4 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी 4 आ रही है और लिमिटिंग वैल्यू भी 4 आ रही है। तो हम समझेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्यों है वो अभी समझेंगे। अब ऐसा करते हैं, x² - 4/x - 2 करते हैं, x टेंड्स टू 2, तो अब आंसर इसका 0/0 बन रहा है, 4 - 4। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो गया, या यू कैन से कि आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, बट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर ठीक नहीं आया, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म आप उसको इवेल्युएट करते हो विद यूजिंग सम एनी टेक्निक। वो जो टेक्निक होगी वो कोई स्पेशल फार्मूला हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स हो सकती है, वो कोई पावर ओपन किया जा सकता है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की जा सकती है, वो फैक्टराइजेशन हो सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, या फिर वो रैशनलाइजिंग प्रोसेस भी हो सकता है, वो कुछ भी होगा। बट आपको उस फैक्टर को एलिमिनेट करना होगा जो 0/0 फॉर्म बना रहा है। जैसे यहाँ पर x - 2 बना रहा था, मैंने क्या करा, x² - 4 को फैक्टराइज कर दिया, x - 2 × x + 2, और यहाँ से दोनों कैंसिल कर दिए। अब कैंसिल करने के बाद लिमिट x + 2 है और x टेंड्स टू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। x को 2 रख लिया मैंने, 2 + 2 4 हो गया। बट अब ध्यान से देखो, यहाँ हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ हमारा फंक्शन था x² - 4 /
x माइनस टू। अब यहाँ पर फंक्शन में 2 पर वैल्यू तो क्या आएगी, 0/0 ही आएगी, बट फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकल रही है, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 2। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जबकि पिछले क्वेश्चन में लिमिट का आंसर भी 4 आ रहा था, फंक्शन की वैल्यू भी 4 आ रही थी, लेकिन इस केस में लिमिट का आंसर 4 आ रहा है पर फंक्शन की वैल्यू 0/0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रही। अगर आप ऐसा कहें कि इस फंक्शन में आप ये कट करने के बाद डाल दो, तो कट करने के बाद तो 2 डाल भी नहीं सकते, क्योंकि आप कट तभी करते हो जब x2 नहीं है, ठीक है। तो x तभी तो x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होता है कि x कभी भी 2 नहीं है, इसका मतलब 2 के नियर बाय है, यानी 2 माइनस h से 2 प्लस h के बीच में है x एक्सेप्ट 2। इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। हायर लेवल पर पढ़ोगे इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। 2 का नेबरहुड क्या होगा, 2 के आसपास की वैल्यूज का कलेक्शन, 2 के आसपास की वैल्यू का कलेक्शन। इसको h कह लो या दूसरी सेंस में डेल्टा सिंबल यूज कर लो। तो 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा के बीच की सारी वैल्यूज वेयर डेल्टा यानी जो h है या डेल्टा है ये किसको टेंड करता है, 0 को। तो 1.99 से 2.01 या 1.98 से 2.02 तक, तो जितना मर्जी आप आसपास की वैल्यूज ले लो, लेकिन 2 नहीं लोगे, 2 को एक्सेप्ट कर दिया। तो इस नेबरहुड को बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब है x इज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2, नॉट एक्जैक्टली 2 बट इट इज इन नियर बाय 2। इट कैन बी इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो 2 से छोटी वैल्यू 1.99 भी हो सकती है और 2 से बड़ी वैल्यू 2.001 भी हो सकती है। तो अगर हम वो वाली वैल्यू देखें 2.001 तो आंसर 4.001, या 1.99 देखें तो 3.999। तो दोनों सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो 4 ठीक है, फंक्शन टेंड कर रहा है 4 को, जैसे फंक्शन में x2 को टेंड कर रहा है उस बेसिस पर। तो ये जो 4 है, इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, ये जो फंक्शन है ये 4 को टेंड कर रहा है। कब, जब x किसको टेंड कर रहा है, 2 को। बट एक्चुअल में जब x2 है तो x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 की वैल्यू 0/0 है। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन का बिहेवियर 2 पर तो डिटरमाइन हो ही नहीं रहा, इनडिटरमिनेट है, बट 2 के आसपास उस फंक्शन की जो बिहेवियर, जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है, 4। इससे बेनिफिट क्या होता है, आप ग्राफ बना सकते हो फंक्शन का। 2 को छोड़कर आसपास की वैल्यू के लिए तो आप एस्टिमेट कर ही लिए हो ना, कर ही रहे हो कि आंसर 4 आएगा। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए और वो दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। अभी मैं 11th का रिकैप दे रहा हूँ कि हाँ हमें लिमिट्स कैसे इवैल्यूएट करनी है, ये आप करके आए हो, फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट इवैल्यूएट कर ली। अब इस बात का मतलब समझ गए कि f(x) 4 नहीं है, f(x) टेंड्स टू 4 है। देखो मैंने यहाँ लिमिट वर्ड हटाया है, लिमिट लगाया है, लिमिट हटाया तो मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, टेंड्स टू। जब लिमिट लगा हुआ है तो टेंड्स टू लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वल टू लग गया। इसका मतलब ये समझो कि f(x) की लिमिटिंग वैल्यू 4 है, ना कि f(x) की वैल्यू 4 है। f(x) की वैल्यू 4 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो दोनों केसेस मैंने दिखाए। तो f(x) की वैल्यू 4 है या नहीं है हमें अभी नहीं पता, हमें ये पता है कि लिमिटिंग वैल्यू 4 है। कब, जब x किसको टेंड करता है, 2 को। तो f(x) टेंड्स टू 4 एज एंड व्हेन x टेंड्स टू 2। तो इस सिचुएशन का मतलब ये है। तो यही इंटरप्रिटेशन थी लिमिट की। तो हम मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं वो हमें एक बार टिप्स पे होने चाहिए कि जो हमने 11th क्लास के अंदर लिमिट्स के फॉर्मूले यूज़ किया, क्योंकि वो फॉर्मूले यूज़ होंगे डेफिनेटली। तो मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। तो कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। लिमिट्स, पहला 11th क्लास में एक स्पेशल फॉर्मूला करते थे, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई में x माइनस ए एंड x टेंड्स टू a। ये सब 0/0 फॉर्म की इवेल्युएशंस हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला करते थे n a की पावर n माइनस 1। क्लियर। तो अगर आप x को a डायरेक्टली रखोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हमने उसको इवेल्युएट प्रूफ किया हुआ था 11th क्लास में, इसके प्रूफ हैं सारे। अभी आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स देखें तो साइन x बाई एक्स का आंसर क्या आता है 1। और अगर इसका रिवर्स कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिमिट x बाई साइन x, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब यहाँ से एक बात और समझ लेना, ये जरूरी नहीं कि x के लिए ट्रू है। मतलब ये है कहने का कि अगर लिमिट साइन 5x है डिवाइड बाई x है और x टेंड्स टू 0 है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आपको सेम एंगल बनाना पड़ेगा। साइन में एंगल कितना आ रहा है 5x, तो व्हाट यू हैव टू डू, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। जब x 0 को टेंड करता है तो 5x किसको टेंड करेगा, विच मीन्स ये 5 को मैं बाहर लिख दूँ तो लिमिट, ये चीज़ कैसी दिख रही है, ये चीज़ ऐसे दिख रही है, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0 वेयर थीटा इज समथिंग लाइक 5x। कुछ भी हो सकता है थीटा, पर थीटा होना चाहिए सेम। तो हम इसमें वर्क करते हैं कि अगर हमारे पास साइन में जो एंगल है वैसा वैसा हम नीचे बनाने की कोशिश करें, सो दैट वो इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो जाए। अब 0 रखोगे इसके अंदर तो साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बट सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम से इसको प्रूव करते हो कि ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 5 × 1 कितना आंसर आ जाएगा, 5। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये जो x है, x
2 थीटा हो, x 5 थीटा हो, तो नीचे भी वही x होना चाहिए, सब के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो आंसर फिर 1 ही आएगा। वो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसकी वजह से आंसर चेंज होना ही था, वो तो होगा ही। चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। अब लिमिट 10x पे आ गई, तो साइन और 10 में सेम होता है। 10x बाई एक्स इक्वल टू 1 लिमिट x बाई 10x, x टेंड्स टू 0। 12th क्लास के अंदर आपके पास ये एक नई सिचुएशन, नई लिमिट आ गई जिसमें आपने इन्वर्स के बारे में भी कहना शुरू कर दिया। साइन इन्वर्स x बाई एक्स और लिमिट tan इन्वर्स x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0। और इसके रेसिप्रोकल भी कर लेना, लिख दूँ या आ गया समझ में? x बाई साइन इनवर्स x लिख लो या x बाई tan इनवर्स x, दोनों इक्वल हैं। और दोनों किसके इक्वल हैं? 1 के। ये 0 बाई 0 फॉर्म ही है। साइन इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 दोनों 0 होते हैं, तो 0 बाई 0 इसको इवेल्युएट करते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, लिमिट e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू 0। इसका आंसर कितना होता है? 1। अगर आप 0 पुट करो तो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, इसलिए 1। इवेल्युएट करा हमने इसको, प्रूव किया हुआ है 11th क्लास में, वहाँ से आए हैं ये फॉर्मूले। a की पावर, वैसे ना 1 की जगह वैसे x का एक्चुअल आंसर log e टू बी, तो वो इसीलिए 1 हो जाता है। लेकिन अब जब a आएगा तो फिर वो e नहीं दिखेगा, तो a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अब ध्यान रखना इसमें भी x और x सेम होने चाहिए। अगर मान लो e की पावर 7x है माइनस 1 और नीचे भी 7x है और 7x टेंड्स टू 0, तो भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ विद बेस e, तो log a आ जाएगा आंसर, बेस e, ठीक है। इसको मैं ln a भी लिख सकता हूँ, ln a मतलब नेचुरल log ऑफ a। नेचुरल log ऑफ a मतलब जिसके अंदर बेस e आता है, तो उसको ln भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलस पढ़ रहे हो तो log में बेस नहीं भी दिया हो तो e मानेंगे, अनटिल अनलेस गिवन। अगर गिवन है फिर तो वही, नहीं तो e मानते हैं। लिमिट, अच्छा e की डेफिनेशन क्या होती है? 1 प्लस 1 बाई n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी रेज पावर n। तो देखो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी विल बी 0, तो 0 को टेंड करेगा। 1 प्लस 0 1 को टेंड करेगा, तो टेंडिंग 1 और n क्या है? इन्फिनिटी। टेंडिंग 1 रेज पावर इन्फिनिटी, क्लियर? ये जो, ठीक है, तो ये जो चीज़ है इंडिटरमिनेट, इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है ना हमने। इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दो, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दो। 1 प्लस n इंटू 1 बाई n, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई n स्क्वायर, n से n कटेगा और एक n कॉमन निकल कर 1 माइनस 1 बाई n, फिर अगले पे ये ना एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीरीज में कन्वर्ट किया होगा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, दूसरी सीरीज मतलब ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। जब n इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो 1 बाई n स्क्वायर, ये सारे किसको टेंड करेंगे? 0 को। जब इन्फिनिटी को टेंड करते हो तो ये सारी चीज़ें 0 को टेंड करती हैं। उससे ना ये जो सीरीज है ये 2 प्लस 0.5 एंड समथिंग यहीं से निकलता है, वो 2.71828 अप्रोक्सीमेटली। इर्रेशनल नंबर है, यूजफुल कांस्टेंट है, कैलकुलस का कांस्टेंट है, यूलर्स नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं ई, और ग्रोथ रेट को दिखाता है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रेट को दिखाता है। ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रेट को दिखाता है। जैसे आपने कभी 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर t इंटू में प्रिंसिपल p इज इक्वल टू अमाउंट, पढ़ा था ऐसा। अगर मैं p को 1 डाल दूं, 1 रुपये की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रेट को दिखा रहा है, p 1 हो गया तो 1 इंटू समथिंग यही, और r बाई 100 का फैक्टर ओमिट कर दिया। बेसिकली क्या करा है, देखो ये n है और ये भी n है, मतलब 1 बाई n रेज पावर n। अगर मैं यहाँ पर 1 बाई 365 करूँ तो क्या आ जाएगा? 365। यहाँ पर मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया कि 365 डेज का लग रहा है और रेट कितना आ गया? 1 बाई 365। मतलब ये कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब इवन सेकंड्स में कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग जो होती है वो किस में होती है? सेकंड्स में। जैसे हाफ ईयरली क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, ऐसे इसमें कंपाउंडिंग सेकंड्स में होती है, तो ये सबसे हाइयर रेट को दिखाता है। अब ये सिचुएशन जो है, ये वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? ई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 8th कंपाउंडिंग वाला हम उसको अलग से कर लेंगे, ई के लिए अलग बता दूंगा मैं। अब फिलहाल मैं इसको आगे फोकस करता हूँ। एक और सिचुएशन में भी आ जाता है ये, एक और में भी आ जाता है, इसको भी ई ही कहते हैं। अब मैंने एन किस पर अप्रोच करा दिया? 0 पर, तो ये 1 प्लस 0 1 और 1 बाई 0 इन्फिनिटी। अभी भी टेंडिंग 0 होगा, मतलब ये 0 को टेंड करता है ना, तो 1 प्लस n 1 को टेंड करेगा, तो अभी भी टेंडिंग 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है n इन्फिनिटी करता है तो ये वाली फॉर्म बनेगी या ये वाली, इन दोनों से कोई फॉर्म बने, दोनों ई हैं। अच्छा, अगर e की पावर x को ही पूछ ले तो उसका मतलब हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर nx। मतलब e की पावर x का मतलब ये e और पावर x, तो nx आ जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन जब खुलेगा तो ये खुलेगा 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो। चलिए आगे। और अब यहाँ से
9th। ये n में लिखा हो या t में लिखा हो, x में लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहीं ऐसे कोई लिखा हो मिल जाए 1 + 1/x रेज़ पावर x एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो भी ये क्या होगा e, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि n में लिखा है या x में लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लॉगरिथम वाली लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट log ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर 1 आता है। बेस क्या है? e है, ln वाला e है, नेचुरल लॉग। जब 0 पुट करोगे तो 1 + 0 विल बी 1, log 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म 1 आएगा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x, लेकिन बेस अगर a है तो अब इसका आंसर आएगा log e, लेकिन बेस क्या हो जाएगा a, ठीक है। अब टोटल ये कितने हैं? 10 फॉर्मूलाज हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, लॉगरिथम भी आ गया। एक्सपोनेंशियल में e की डेफिनेशन भी आ गई, यूलर्स नंबर, और स्पेशल फॉर्मूला भी आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। तो टोटल मिला के ये 10 फॉर्मूले नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका होट्स का क्वेश्चन अटकेगा तो आपको ये फॉर्मूले की वजह से अटकेगा क्वेश्चन। जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए, ये सब में ही ट्रू है। जो x जहाँ जहाँ पर है तीनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसके स्टैंडर्ड आंसर्स आएंगे। तो इनको कौन सी लिमिट्स बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चंस करोगे तो उसमें यूज होगी, ठीक है। अब ये हमारे लिमिट्स के बारे में हो गया कि ये सब पता होना चाहिए। एक इनफाइनाइट लिमिट का केस भी होता था 11th क्लास में। अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है और यहाँ कोई फंक्शन जैसे n² + 1 n³ + 1 दिया हुआ है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालकर फिर हम उसको पुट कर देते हैं। और एक ये फंडामेंटल सिचुएशन है कि अगर आपके पास x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो 1/x किसको टेंड करेगा? 1/∞, 0 को टेंड करेगा। अगर x की पावर n कर दूँ, n नेचुरल नंबर है, तो ये भी किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा, ठीक है। x² x³ एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऐसे आ जाए लिमिट 1/x और x टेंड कर रहा है 0 को, तो अब 1/0 नॉट डिफाइंड है। अब वो क्यों नॉट डिफाइंड है? हाँ, अब यहाँ पर आप याद करो 11th क्लास में क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चंस में, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन में, कंपाउंड फंक्शन में व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में, ठीक है, सिग्नम x। इस टाइप के क्वेश्चंस में डेफिनेटली लगता है। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग इवैल्यूएट होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर ग्राफ ही अलग अलग बन रहा है, कंपाउंड है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ब्रांच में डिफाइंड हो रहा है ये, इसीलिए इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कंपलसरी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अलग होता है, सब्स्टिट्यूशन अलग होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? जब x किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो उस वैल्यू से छोटा और बड़ा होगा ना, तो हम छोटे के लिए अलग लिमिट निकालते हैं, और जब उस वैल्यू से बड़ा होगा तो अलग लिमिट निकालते हैं, और चेक करते हैं कि क्या वो लिमिट इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो लिमिट इक्वल आ रही है तो फिर उस केस में बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अगर वो इक्वल नहीं आ रही तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक थ्योरम होती है, लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमेशा क्या होगी? यूनिक। प्रूफ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बीएससी की थ्योरम है, बट पॉइंट क्या है? अगर लिमिट अलग अलग आ रही है तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो यूनिक ही नहीं होगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एक ही लिमिट होगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइनाइट होगी। हाँ, कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइनाइट ही लेंगे हम। लेकिन अगर इनफाइनाइट लिमिट होती है तो भी वो भी एग्जिस्ट करती है, पर फंक्शन कभी भी उस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते बेसिकली। 1/x की लिमिट में अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी -∞ और राइट हैंड लिमिट आएगी +∞। दे आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दूंगा। अब मैंने कैसे निकाली है? इसको निकालने का एक तरीका होता है। देखो क्या तरीका होता है, कहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं? x टेंड्स टू 0 पर, तो लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे लिखते हो f0 माइनस, जो उसको लिखने का प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है फंक्शन f0 माइनस, सिर के ऊपर लगाते हैं माइनस, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी a पॉइंट के लेफ्ट से ले रहे हो जब, ठीक है, यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है x लेस देन 0, समझ गए? x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है x लेस देन 0। तो जब मैंने ये लिखा है इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है? 1/x। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे नोटेशन, उसके बाद ये लिख देंगे। अब लेट करेंगे हम x को, क्या लेट करेंगे?
0 माइनस एच, मतलब हम कौन सी लिमिट निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्योंकि x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो x को क्या लिया जाएगा, 0 माइनस एच। लेकिन अब यहाँ पर वेयर h क्या होगा, h क्या होगा, पॉजिटिव। अगर h भी नेगेटिव हो गया फिर तो ये उल्टा ही हो जाएगा, तो h को तो क्या रखना पड़ेगा हमें, पॉजिटिव। h को पॉजिटिव, देखो 0 में से h माइनस कर रहे हो आप, 0 से छोटा तभी होगा ना जब h की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, तभी तो 0 से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो h तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिमिट किस में आ गया, h टेंड्स टू, अब ये जो लिमिट है ये लिमिट x की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h में। h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, और 0 को पॉजिटिवली टेंड कर रहा है। 1 बाय क्या रख लेंगे हम, x की जगह पर जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा उसके क्या रख लेंगे, 0 माइनस एच। तो रख लिया 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच आ गया। अब आप h को 0 रख दो, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट 1 बाय एच और h को 0 रख दो। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ध्यान से देखो तो सेम ही दिख रहे हैं, सिर्फ x की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें, h है ना। लेकिन यहाँ x पॉजिटिव था या नेगेटिव था, क्योंकि x तो 0 को टेंड कर रहा है तो हमें ये बात नहीं पता थी, बस x 0 के इक्वल नहीं था, तो ये भी दोनों पॉसिबल थे। लेकिन इस केस में h क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 पॉजिटिव साइड से, आप प्लस लिखना चाहो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड होता है, ऑब्वियस होता है कि h पॉजिटिव होता है, मेंशन कर दिया मैंने h पॉजिटिव। अब क्योंकि h पॉजिटिव है तो अब आपके पास 1/0 कौन सी साइड से है, पॉजिटिव साइड से है, तो अब इसका आंसर इन्फिनिटी, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा, आगे बस समझ में। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या बनेगा, सेम, यहाँ यही बता दूँ, अगर RHL करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 0 प्लस h हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस, तो माइनस इनफिनिटी एंड प्लस इनफिनिटी दे आर नॉट इक्वल। h पॉजिटिव रहेगा दोनों केसेस में। लिखने का तरीका उसको कैसे इलेबोरेट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंपाउंड फंक्शन में तो लिमिट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कंपाउंड फंक्शन में लिमिट को इवेल्युएट करना आना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेट्स से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेट्स से x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। अब मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि एट लिमिट निकालनी है फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू 1, जब 1 को टेंड करता है तो 1 से लेस और ग्रेटर दोनों है, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन है, लेस के लिए अलग फंक्शन है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड फंक्शन। वाई इट इज़ कंपाउंड, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। कौन से दो फंक्शन, ये दोनों, इसका ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। तो ठीक है, अब इसके लिए मैं डायरेक्ट नहीं वैल्यूएट कर सकता, क्या करूँगा, LHL और RHL अलग अलग निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या बनेगा, 1 माइनस, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो तो आप शॉर्ट में इसको 1 माइनस भी, F1 माइनस है ये, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। जो बच्चा IIT कर रहा होता है वो सब लिमिट कुछ नहीं लिखता, वो सीधा 1 माइनस लिखता है और सीधा वो आंसर लिख देता है। बस आप इसके अंदर 1 रख दो, लेस के लिए 1 रख दो, 1 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा, 0, और 1 प्लस के लिए -1 -2 -3 आ जाएगा, 0 और -3 नॉट इक्वल। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर 1 के ऊपर गैप होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ के अंदर जंप आ जाएगा, गैप आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट 1 होगा और बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। मैं ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, फिलहाल ये वाली बात आ गई समझ में। अब एज ए बुक किस कह सकते हैं, या एज ए सिलेबस के हिसाब से तो आपको लिखना ही पड़ेगा बोर्ड लेवल के हिसाब से। तो x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन 1 से लेस के लिए फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1। अब लेट करना पड़ेगा x को क्या, 1 माइनस एच, वेयर x टेंड्स टू 1 एज h टेंड्स टू 0 एंड h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो देयरफॉर अब लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h में, और x की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट होगी। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि x को हम h की वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, और हर बार ऐसा बनाते हैं h की वो पॉजिटिव आ जाए, तो हमारे वहाँ प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी सही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक बात देखो ना, अगर लिमिट 1/x में x टेंड्स टू 0 है तो पता नहीं x 0 प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन h आने से तो h हमेशा पॉजिटिव हो गया ना, तो प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, अब आप इसमें h को अभी रखो 0 या ओपन करके रखो, जैसे मर्जी कर लेना। ओपन भी कर लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। ओपन इसलिए किया जाता है, कई बार ऐसा होता है नीचे भी h होता है तो h से h कैंसिल हो जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें। 1 से 1 कैंसिल, अब 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आया, 0 ही आ गया, h को 0 ही रखना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालें तो फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x को क्या रखने वाले हैं हम, 1 प्लस एच। तो x किसको टेंड करेगा, 1 को, एज h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो लिमिट h 0 को टेंड कर रहा है, और -1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। ओपन करो, -1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2, h को 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करते ही -1 माइनस 2 और बाकी 0, तो आंसर कितना आ गया, माइनस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू -3। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट यूनिक।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस कब बन सकता है? जब दोनों लिमिट फाइनाइट निकले और इक्वल ना हो। एक, दोनों लिमिट में से कोई एक लिमिट इनफाइनाइट आ रही है। दो, दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ रही है। तीन, सभी केसेस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, यूनिक नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का केस अगर दोनों में प्लस इन्फिनिटी है, दोनों में माइनस, तो एग्जिस्ट कर रही है, पर वो लिमिट हमारे लिए काम की नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं होएगी उससे फंक्शन की। अब ठीक है, अब एक कंपाउंड फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ हेल्प करता है क्वेश्चन को और अच्छे से समझने में। ऐसा सिलेबस के पार्ट नहीं है ग्राफ, लेकिन वैसे हेल्प करेगा। आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ एनालिसिस जरूर आना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कोई ग्राफ बनाकर देखता हूँ, एक कंपाउंड फंक्शन देता हूँ, उसका ग्राफ बनाता हूँ। तो एक कंपाउंड फंक्शन दिया मैंने, x इज ग्रेटर देन 3 पर आंसर है 3, x इज लेस देन 3 पर आंसर है -3 और x इज इक्वल टू 3 पर आंसर है लेट्स से 1। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी, 3 पर आंसर कितना है 1, 3 पर आंसर 1 है तो 3 पर ये 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 3 से बड़े पर x वैल्यू 3 से बड़े पर क्या आंसर है 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 से बड़े पर आंसर है 3। ये बात समझ में आ गई कि 3 से बड़े पर आंसर 3 है, यानी कि x की वैल्यू जब 3 से बड़ी वैल्यूज लेंगे हम तो उस सबके आंसर्स कांस्टेंट 3 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन 3। लेकिन 3 पर तो 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, विच मीन्स 3 पर एग्जैक्टली वैल्यू 3 नहीं है, 3 से जस्ट बाद वैल्यू क्या है 3 है। ठीक होगी बात, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब इसी तरह से 3 से लेस पर, 3 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ आ गया, तो 3 से यहाँ पर सर्कल और ये इधर, यानी कि 3 से लेफ्ट के लिए माइनस, तो ये फंक्शन बन गया। तो ये कंपाउंड फंक्शन ग्राफ हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये फंक्शन स्मूथ है, चल रहा है। यहाँ पर अगर क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक सही थी, कॉन्टिन्यूस थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस थी, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है 3 पॉइंट पर, 3 से जस्ट पहले का पॉइंट हमें पता नहीं है। तो व्हेन x इज लेस देन 3 फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1, लेकिन व्हेन x इज 3 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 से लेस में फंक्शन की वैल्यू थी -3 और 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो ये गैप आ गया ना, ये गैप आ गया, ये जंप आ गया ना, गैप होल, ठीक है, होल आ गया, गैप आ गया, जंप आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक, जहां भी थोड़ी सी भी टूट फूट होगी, जहां पर भी फंक्शन अपनी वैल्यू कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, कहीं और से शुरू कर रहा है अपनी वैल्यूज, तो उस पॉइंट को, यानी कि इस 3 पॉइंट को बोला जाएगा दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये नहीं कहोगे कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर। अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की बात करूं तो टुकड़ों में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 3 से बड़े के लिए कॉन्टिन्यूस है, 3 से लेस के लिए कॉन्टिन्यूस है और 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर। हाँ, अब एक फैक्ट और है, अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस है तो उस पूरे फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते। इस फंक्शन को बोलेंगे क्या, दिस इज अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। पर्टिकुलरली डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट कहां पर आ रहा है 3 पर। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसमें एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस। एक आए, दो आए, चाहे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर। यानी डिसकॉन्टिन्यूटी होने के लिए एक भी पॉइंट मिल गया जहां पर कुछ ऐसा आ गया, गैप आ गया, तो डिसकॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस होने के लिए हर एक पॉइंट पर उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। क्या मैं इसके अंदर ऐसा कर सकता हूँ, इस वैल्यू को, ये तो वैल्यू 1 थी ना, तो सपोज करो मैं इस वैल्यू को 3 कर देता हूँ, अभी ये 1 ही है, 3 कर देता हूँ। अगर 3 कर देता हूँ तो यहाँ से ही हट जाएगा, इस बार क्या होएगा, यहीं से इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। इस बार ये ग्राफ, ठीक है, एक्स वैल्यू 3 से लेस होगी तो भी 3 है, क्या नहीं। अब ये ग्राफ अभी भी डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि इस पॉइंट पर ये आ गया, लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पर वैल्यू 3, तो मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या, कंपाउंड बना ही नहीं, फिर तो कांस्टेंट फंक्शन ही बन गया, फिर तो उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो यही बन गया 3 पर ही। तो 3 पर वैल्यू भी 3 है और 3 से लेफ्ट और 3 से राइट के लिए भी वैल्यू 3 है, तो इस फंक्शन में कहीं जंप नहीं मिल रहा, कहीं गैप नहीं मिल रहा, ये फंक्शन स्मूथ है। क्लियर। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो। ठीक है। तो जनरली फंक्शन, कंपाउंड फंक्शन के केस में कॉन्टिन्यूटी को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंपाउंड फंक्शन ही ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन को मोर देन 1 रूल डिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से ग्राफ अलग बन जाते हैं।
अब मैं 11th क्लास के बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है, तुम कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ बना लेते हो। जैसे कोई फंक्शन दिया उसका ग्राफ बना लोगे। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज -x, तो इसका ग्राफ बना लोगे। जब 0 वैल्यू है इक्वल टू तो आंसर 1 आएगा, 0 पर 1 हो गया। और x + 1 विल बी अ स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू 1 लोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y = x + 1 का। और ये मैंने किसके लिए ग्राफ बनाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब जब x 0 से छोटा होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, -x। तो 0 से छोटा, 0 पर तो वैल्यू ले चुका है वो। अच्छा ठीक है, -1 लेगा तो +1 आ जाएगा, -2 लेगा तो +2 आ जाएगा, यानी ग्राफ ये बन जाएगा। ये ग्राफ किसका होएगा, y = -x। लेकिन यहां पर क्या कर देंगे, एक सर्कल, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू 1 आ ही रही है और 0 के लिए तो ये है भी नहीं। समझ में आई बात। तो ये ग्राफ किसका बन गया, कंपाउंड फंक्शन इसका। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर। ध्यान से देखा जाए तो 0 की तरफ अगर ये राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, 1 को। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट निकलेगी वो 1 निकलेगी। और लेफ्ट से जब वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को ही अप्रोच कर रही है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0। मैंने ग्राफिकल अप्रोच से देखा। अगर मैं लिमिट में चेक करा दूँ तो लिमिट x + 1 x टेंड्स टू 0 + h + 1 तो 1 ही आ जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन -x रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। LHL RHL आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है, देखो f0 डिफाइन हो रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल रही है, 0, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1। डिसकंटिन्यूअस तो है। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जहां पर फंक्शन की वैल्यू किसी एक लिमिट के इक्वल हो जाती है तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी का अलग टाइप आ जाता है। ये बीएससी के अंदर स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां तो ये बताओगे कि कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल टाइप की है या इररिमूवेबल टाइप की है, डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से। अब यहां पर डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से तो एक कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। वन साइडेड डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सारा बीएससी के अंदर आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक में ही है, ठीक है। तो मतलब इट इज पॉसिबल कि डिसकंटिन्यूटी एक साइड से भी हो। अब मेरे को डिसकंटिन्यूटी तो मैं तो कॉन्टिन्यूटी को तो डिस्कस करूंगा पूरे चैप्टर में। मेन पॉइंट है कि कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ आगे समझ में, ग्राफ कैसे बनता है। अब मैंने 11th क्लास में बच्चों को अभी 2-4 दिन पहले ऐसे ही फंक्शन करवा रहा था, तो मैंने उनको बोला कि कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ अगर मैं तुम्हें फंक्शन देता हूं तो तुम ग्राफ बना लेते हो। अब खुद से एक ग्राफ बनाओ और फंक्शन सेट करो उसके ऊपर, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बच्चों ने अलग अलग ग्राफ बनाया और फंक्शंस भी बनाए और सही भी था। मान लो ये 0.5 है, ये 0.6 है, इसके ऊपर ये सर्कल, ये 0.2 है, ये 0.4 है, फंक्शन है ये। 5 पर तो ओपन ही आ रहा है, एक ये ब्रांच होगी फंक्शन की। फिर 0 से 2 में ये वाला फंक्शन, एक ये ब्रांच होगी। 6 में ये लिया हुआ है ना फंक्शन ने, ओपन यहाँ पर है। तो अब ये नहीं लिया हुआ तो यहाँ पर ये लिया हुआ है। इसके बाद ये पॉइंट है सपोज 6,